हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अभिलाषा ब्लॉग्स। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं ये बुक है मेरे पास, ठीक है। और ये यूथ कंपटीशन की है, यूथ कंपटीशन टाइम्स। और यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक काफ़ी अच्छी होती है। तो इसकी जो ये मैंने बुक ली है, ये आपके अल्टी ग्रेड के लिए जीएस के पेपर्स हैं इसमें। और इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर दिए हुए हैं, जिसमें आपके अल्टी ग्रेड का 2018 का पेपर है, जीआईसी का पेपर है, डाइट का पेपर है, आश्रम पद्धति का है, और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के ये पिछले 2-3 सालों में पेपर हुए उसमें जीएस का पेपर इन्होंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखिए एक पेपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ये। और ये पेपर है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मेडिकल ऑफिसर 2018। मतलब यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकलती है उसमें जो जीएस का क्वेश्चन था वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एंड आपको पता है कि जीएस में क्या होता है, जीएस में ही आपका जीए का भी क्वेश्चन आता है। जीए आपका है जनरल अवेयरनेस और जीएस है जनरल स्टडी। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो तो आपका चेंज होता रहता है। एंड जनरल अवेयरनेस मेनली जो है वो आपका बैंक में आता है, उसमें सिर्फ जीए आता है। तो वो तो आपका चेंज होता रहता है। आज आप पेपर दे रहे हो और आप इसके 3 महीने बाद जो पेपर दोगे तो आपका करंट अफेयर 3 महीने का बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जीएस जो होता है उसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस आता है, सिविक्स आता है, जनरल साइंस आती है, जनरल मैथ आता है, रीजनिंग आता है, एंड उसमें ही आपका करंट अफेयर भी आता है। तो जीएस में क्या होता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन को छोड़ के, हाँ, और स्पोर्ट्स के जो मतलब करंट के क्वेश्चन है वो मोस्टली जीएस जो है ना वो कॉमन होता है, जो हो चुका है पहले वही होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में जीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको जीएस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीएस में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहना प्रारंभ किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महान आत्मा अथवा महात्मा कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था 12 अप्रैल 1919 को। मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम टैगोर जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था और इसमें उन्होंने गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा कहा जाने लगा था। चंपारण जो नील की खेती से रिलेटेड जो आंदोलन है उसके बाद इन्होंने टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहना शुरू कर दिया था। मतलब महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सेकंड क्वेश्चन है, बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु कब हुई थी, किस वजह से हुई थी। बीमारी की वजह से, दुर्घटना की वजह से, अत्यधिक मद्यपान की वजह से, या युद्ध में घायल होने की वजह से। तो अत्यधिक मद्यपान की वजह से। मैं सच बताऊँ तो मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना कि अकबर के पुत्र जो थे वो शहजादा मुराद थे। मतलब अदरवाइज मैं सिर्फ सलीम को जानती थी, जो कि बाद में शाहजहाँ के नाम से फेमस हुए थे। लेकिन मतलब कई उनके जो थे बेटे होते थे। तो शहजादा मुराद ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान की वजह से हुई थी। इनकी मृत्यु 12 मई 1599 को लाहौर के किले में हुई थी। शहजादा मुराद बादशाह अकबर की पत्नी सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम का तो नाम मैंने सुना है, जो उनकी सबसे पहली वाइफ थी वो थी सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम से 1557 ईस्वी में उत्पन्न द्वितीय पुत्र था। वह काबुल और दक्षिण में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुआ था और दक्षिण में अहमदनगर सल्तनत से बरार प्रांत को प्राप्त करने में सफल रहा। भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा क्या थी। तो ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या अर्धमागधी। तो इसका आंसर है संस्कृत। भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा संस्कृत थी। महायान संप्रदाय ने बुद्ध को ईश्वर के तुल्य माना। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दुख तो है लेकिन बहुत ही सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही ना करें लेकिन प्रार्थना में शक्ति है और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट दूर होता है। पूर्वी बौद्ध शाखा को महायान तथा पश्चिमी बौद्ध शाखा को हीनयान के नाम से जाना जाने लगा। महायान के प्रमुख विचारक थे अश्वघोष, नागार्जुन और असंग। आपको पता है यूथ कंपटीशन की बुक का सबसे जो अलग सा या स्पेशल पॉइंट है वो क्या है।
यूथ कंपटीशन की बुक हुई या फिर घटना चक्र की। ये क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बॉक्स में ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है और आंसर के बारे में इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिया हुआ है। ये यूथ कंपटीशन घटना चक्र बहुत स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि इससे आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करते, आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि जो शहजादा का पुत्र था मुराद, वो किसका बेटा था, तो कैसे मृत्यु हुई, ये तो हमने पढ़ लिया अत्यधिक मद्यपान की वजह से। वो बेटा किसका था, तो वो जो थे सलीमा बेगम जो थी उनका बेटा था। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमारा प्रिपेयर हो गया कि वो सलीमा बेगम का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं, यह विचार किससे संबंधित है, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आर.सी. दत्ता, एम.जी. रानाडे। तो औपनिवेशिक भारत में दादा भाई नौरोजी और आर.सी. दत्ता अंग्रेजों के आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण आलोचक थे। दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था कि अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं। बाद में इन्होंने आर्थिक निकास का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया और आर.सी. दत्ता ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखकर अंग्रेजों के आर्थिक नीति की आलोचना की थी। अयोध्या जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, गोमती नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अयोध्या जो है वो घाघरा, जिसको सरयू नदी भी बोलते हैं, सरयू नदी के तट पर स्थित है। घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो अपने उद्गम स्थल से लगभग 1080 किलोमीटर बहते हुए छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसे काली नदी व शारदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में भारत का कौन सा राज्य चीनी का सर्वाधिक उत्पादक था, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है कि वर्ष 2013 में भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करने वाला प्रमुख राष्ट्र महाराष्ट्र था। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर थे। वर्तमान में सर्वाधिक चीनी एवं गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब उस टाइम 2013 में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता था महाराष्ट्र में, लेकिन अब अगर बात करें तो अब चीनी और गन्ना दोनों के उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उल्लेखनीय है कि ब्राज़ील के बाद सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश भारत है, जबकि चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। तो देखिए ये दो क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, पूछा नहीं था फिर भी दे दिया कि गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है वो ब्राज़ील है, सेकंड नंबर पे भारत है, और गन्ना से जो बनता है यानी चीनी, उसको कंज्यूम करने के मामले में सबसे पहले नंबर पे कौन है, भारत है। इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा मोटापा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी जो कंज्यूम करने वाले हैं वो पूरे वर्ल्ड में हम लोग ही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्रोंद उड़ीसा, टोडा असम, गोंड आंध्र प्रदेश और मुंडा झारखंड। तो देखिए इसमें ये जो पहले दी हुई है ना, ये जनजाति है, उसके बाद जो है वो स्टेट दिए होते हैं। तो क्रोंद जो है वो जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, टोडा जो है वो असम में नहीं, वो तमिलनाडु में वो जनजाति पाई जाती है, गोंड जो है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और मुंडा जो है वो झारखंड में पाया जाता है। किस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है, इसका ऑप्शन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 23 दिसंबर। तो ऑप्शन में आंसर है आपका 21 जून। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में आपकी रात की लंबाई सबसे अधिक होती है। 21 मार्च व 21 सितंबर ये भी दो इम्पॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी, क्योंकि इसी दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। ऑप्शन था 0 डिग्री देशांतर रेखा, कर्क रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो ग्लोब पर दर्शाई गई 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है।
जब इस रेखा से पश्चिम दिशा में यात्रा की जाती है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है, और जब इस रेखा से पूर्व दिशा में यात्रा की जाती है तो एक दिन घटा दिया जाता है। इंटरनेशनल तिथि रेखा का निर्धारण वर्ष 1984 में वाशिंगटन में संपन्न किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? 3, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर है 5। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श देने के लिए एक बेंच गठित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से 2 श्रेणी के मामलों में राय देने के लिए अधिकृत है। पहला, सार्वजनिक महत्व के मामले, और दूसरा, पूर्व संविधान वचनबद्धता के मामले। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय न ही परामर्श लेने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारत के उच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है? अनुच्छेद 226, 227, 228, 229। तो इसका ऑप्शन में आंसर है 226। क्या बोल रहा है कि जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारत के उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका ऐसी याचिका है जो कि लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में 1960 के दशक में हुई, जबकि भारत में 1980 के दशक में हुई। इसकी शुरुआत भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शून्य काल जैसा कुछ नहीं होता। ये किस लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था? हुकुम सिंह, KD हेगड़े, बलराम जाखड़ या सुमित्रा महाजन? लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा था कि मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि शून्यकाल जैसा कुछ भी नहीं होता। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है और इसका समय दोपहर 2 बजे से 1 बजे तक होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करूँगी और इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं जो मैथ्स के हैं, वो भी मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं इस वीडियो के में इसके आगे के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगी। तो तब तक वीडियो को ये फिनिश करते हैं। आपको जो भी आपका पेपर है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय बाय।